रविवार 14 नवंबर सन 2021 नहरी पार्क की साप्ताहिक बैठक। आज हम चर्चा करेंगे सिलो के संदेश के 10वें अध्याय अर्थ की स्पष्टता। रमेश जी आप पढ़िए। जी, 8वां दिन नंबर 1, जागरूक जीवन का सही महत्व मेरे लिए स्पष्ट हुआ। ये नंबर 1 में है। हाँ, क्या इसको हम लोग थोड़ा सा अगर विश्लेषण करते चले, क्योंकि 3 पॉइंट है और तीनों 3 तरह का है। ये अध्याय अपने आप में कुछ नहीं है। ये अध्याय हमें देखना चाहिए जो पिछले 9 अध्याय हमने पढ़े। तो सिलो यहाँ अपने 8वें दिन का अनुभव बता रहे हैं कि जो पीछे अनुभव हुआ उसके तौर पे 8वें दिन वो यहाँ पहुंचे और उनको ये स्पष्ट हुआ कि जागरूक जीवन का सही महत्व क्या है। हमने जो पीछे जागरूक होने की बात पढ़ी उसके संदर्भ में यहाँ जाकर उनको ये स्पष्ट हुआ। जी 2, आंतरिक विरोधाभास को दूर करने के सही महत्व पर मुझे यकीन हुआ। हम एक जो आंतरिक विरोधाभास की बात करते हैं, यानी जब हमारी सोच, हमारी भावना और हमारी गतिविधियां एक दिशा में नहीं जाती हैं, तो जो विरोधाभास होता है, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं वगैरह, इस तरह के जो हमारे आंतरिक विरोधाभास होते हैं, उन्हें दूर करने का जो महत्व है वो सही मायने में क्या है, ये उनको अब यकीन हुआ। 3, एकात्मा और निरंतरता प्राप्त करने के लिए इस शक्ति पर पूर्ण निपुणता पाने का के सही महत्व ने मुझे आह्लादक सार्थकता से भर दिया। अपनी जो शक्ति है उस पर नियंत्रण पाने की निपुणता पाना और अपने अंदर एकता, आंतरिक एकता लाना और इस आंतरिक एकता और शक्ति पर निपुणता की निरंतरता पाना, इससे उनको एक अर्थपूर्ण खुशी महसूस हुई। तो यहाँ सिलो बता रहे हैं कि जो पिछली उन्होंने जो अनुभव किए उससे वो यहाँ पर पहुंचते हैं और अब उनको अर्थ की एक स्पष्टता नजर आती है कि जागरूक जीवन का सही महत्व क्या है, ये उनके लिए साफ हो गया और आंतरिक विरोधाभास को दूर करना उसका महत्व पर साफ हो गया और एक आंतरिक एकता और शक्ति पर निपुणता, शक्ति पर कंट्रोल पाने की जो निपुणता है उसकी निरंतरता रहे। ये नहीं कि आज हो गया और कल नहीं, कल हो गया परसों नहीं, उसकी एक निरंतरता को ये हो पाए, हो सकती है। इससे उनको एक आंतरिक खुशी, जो एक सार्थकता वाली सार्थक खुशी होती है, उसका अनुभव हुआ। तो ये अनुभव वो अपना बता रहे हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है और ये अनुभव हम लोग अपनी गतिविधियों में और अपने कार्य से कर पाते हैं, इसके लिए हम ये सब काम करते हैं। दीदी बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत यही 2 महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे काम को आगे ले जाएगा। सही में उनका यह अनुभव हम सब के लिए एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे उसको, एकात्मकता और निरंतरता,
इस दोनों के अभाव में ही कोई चीज नष्ट होता है या रुक जाता है या छूट जाता है या बर्बाद हो जाता है। जब दिल, दिमाग और कार्य एक रूप नहीं होगा, जब तक उसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो सही में ये शीलों का जो ये अनुभव है, उनको ये आह्लादकता उनको प्रसन्नता महसूस हो रहा है कि उन्होंने कि वो इस मामले में परिपूर्ण हो गए हैं, निपुण हो गए हैं, जो कैसे वो निरंतरता बनाए रखेंगे, अपने जीवन को सार्थक दिशा में ले जाने के लिए जो एकात्मकता और निरंतरता चाहिए, उस पर जो एक तरह से उन्होंने वो विजय पा लिया है, तो अपना अनुभव हमें बता रहे हैं। तो इस महत्व को, ये महत्व हमारे लिए भी उतना ही महत्व रखता है कि अगर हम सही में अपने जीवन को कोई दिशा देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमें भी इस शक्ति पर सोचना होगा, काम करना होगा, उसको निरंतर बनाए रखना होगा। तो जैसा आह्लादकता उनको प्रदान हुआ, जितनी खुशी उनको मिली, किसी को भी मिल सकता है, कोई भी उस प्रसन्नता का हकदार हो सकता है। एकदम सही बात। हम लोग अगला चैप्टर भी पढ़ लें, वो भी छोटा सा है। थोड़ा सा इस पे और डीपली थोड़ा सा कुछ था, टाइम लगना, और थोड़ा देर के बाद हम लोग देखते हैं, टाइम मिलता है तो पढ़ते हैं, फिर 11 बजे पहले 10 पे ही हम बोलिए लोग हो जाए। बिंदु भाई, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, हो गया, फिर म्यूट कर दिया आप। बिंदे भाई, माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, कि हम लोगों में खासकर किसी कार्य के लिए जो है सो जागृति होना चाहिए। हम लोगों को जागरूक जीवन का महत्व जो है उसको परखने के लिए जरूरी है कि एकात्मकता और निरंतर, और ये एकात्मकता और निरंतरता आएगी तो हम लोग ये खुशी पूर्वक जो है सो, यानी अपने स्वयं में जो है सो जागृति ला करके आगे की दिशा की तरफ जो है सो मुड़ेंगे। बहुत बढ़िया। अरुण भैया, अरुण भाई झारखंड। अरुण भाई, अब अपना माइक को अनम्यूट करें, कुछ अगर सजेशन हो तो, सुझाव। नहीं, हम आप लोगों की बातों से पूरी तरह सहमत हैं। इसमें बोलना क्या है, ये तो ये जो अनुभव किए हुए, ये जिया हुआ अनुभव आप लोगों के सामने, आप शीलों का जिया हुआ अनुभव पढ़ रहे हैं, और इसमें सार तो है ही एकात्मकता और एकात्मकता की निरंतरता बहुत ही आवश्यक है अपने आप को, अपने इंद्रियों को काबू में रखने के लिए और अपना भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। ओके, ठीक है। ठीक है, तो हमने जो इसको देखा है, हमने जो इसको पढ़ा है, हमने जो इसको अध्ययन किया है, सब अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, सब अपने अपने तरीके से अध्ययन करते हैं, और शीलों ने बड़ा ही स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जो मानववादी विचार हैं, विचारधारा है, यहाँ पे भी कोई चैलेंज नाम की चीज नहीं है, क्योंकि सबको अनुभव अपने हिसाब से होता है और अध्ययन भी सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो हमने जो इस किताब के अध्ययन से, ये जो साप्ताहिक मीटिंग का अध्ययन से जो अर्थ पाया है, मेरा जब पढ़ाई का पहला पार्ट शुरू हुआ था चिंतन मैसेज का, उस दिन पहला बिंदु यही था
कि यहाँ बताया गया है कि जीवन की अर्थहीनता को कैसे अर्थपूर्णता और परिपूर्णता में रूपांतरित किया जा सकता है। आज जब हमने ये 9 चैप्टर पढ़ने के बाद 10वें चैप्टर में पहुंचा हूं और हमने जब इसको अलग अलग पार्ट करके देखा और पढ़ा, तो मुझे जीवन का अर्थ सा कुछ महसूस हुआ। जो हमने शुरुआत में ये कहा था कि यार जीवन का अर्थ क्या होता है, जब तक जिंदा है तब तक जीवन है, मर गए कहानी खत्म। ये कहीं ना कहीं ये मिथक जो मेरे भ्रम जो मेरे मन में था, जो हमारे अंदर का विरोधाभास था, जो कभी ये कहता था कि नहीं, जीवन का कुछ अर्थ अगर नहीं है तो फिर जीवन के लिए लोग परेशान क्यों हैं। दूसरा कहता कि जीवन का अर्थ क्या है यार, ये तो चलो आए गए और चले गए। तो ये जागरूक अवस्था में सिलो ने कहा, और हम लोगों ने भी अगर उसको सही से अध्ययन किया या उसको प्रयास किया है करने का, तो ये देखे होंगे कि जब हमारे कोई भी जीवन में जो भी कोई एक्टिव रहते हैं, हम जागरूक रहते हैं, जब तक हम, तब तक हमारे जीवन का अर्थ निश्चित रूप से स्पष्ट रहता है मेरे पास। तो सिलो का ये 3 पॉइंट शायद जीवन के 3 अमूल्य बिंदु हैं, जिसे हम लोग अगर देखें तो बड़ा ही ये होगा। दूसरी बात है कि आंतरिक विरोधाभास। हम अपने जीवन में हाँ और ना ये फैसला बहुत जल्दी नहीं कर पाते हैं। बाई चांस कर भी लेते हैं तो जब हम काम करते रहते हैं उस टाइम में हमारे काम पे वो एकीकरण नहीं झलकती है, जो एकीकरण हमें सफलता का मार्ग देता है। वो हमें हाँ और ना में भटकाते रहता है कि हाँ मैं कर तो रहा हूँ, परिणाम क्या होगा पता नहीं, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये जो संशय की अवस्था होती है, ये स्पष्ट करता है कि हमारे अंदर की जो इंद्रियां हैं, जिन्हें हमें एकीकरण करनी चाहिए, ज्ञान, आत्मा और शरीर, वो हम शायद नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारे विरोधाभास का सिस्टम हमें शुरुआत। लेकिन जब हम इस अध्ययन को करने के बाद जब हम इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, उसके बाद हमारे मन का विरोधाभास समाप्त हो जाता है। सिलो ठीक थे या नहीं थे, पता नहीं क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, इस तरह का जो विरोधाभास था हमारे अंदर में, वो उनके इन तमाम कहानियों से जो इन्होंने अपना अनुभव साझा किया है, इस अनुभव को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो एक विरोधाभास समाप्त हो जाता है और एक अडिग विश्वास होता है हमारे पास, जिसको कोई टिका नहीं सकता। अडिग विश्वास होता है, और जिस विश्वास पे चल के हमें जीवन का वास्तविक जो महत्व है, वो एकीकरण का जो महत्व है हमारे कार्यों में दिखने लगता है। और तीसरे पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो एकात्मा और निरंतरता से प्राप्त करने के लिए जब तक हम अपने शक्ति के बारे में पूर्णतः समझ नहीं लेते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से है, ये है कहाँ, आखिर मिलता कहाँ है ये शक्ति नाम की चीज क्या है, तब तक हम उस पे निपुणता पाने का बात जो करते हैं कि हम शक्ति है, हम शक्ति में निपुण हैं, तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी होती है। और ये जानने के लिए सिलो ने जो मार्ग दिया है साधना का, हमें इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है कि हम अपने अंदर के शक्ति को समझें और उसके सही महत्व को समझ के और सही महत्व को और निपुणता के तरफ बढ़ाते हैं। उससे क्या होता है, तो हमारे जितने भी कार्य हैं वो कार्य सफल होते हैं, और कार्य सफल होने से मेरे अंदर से आह्लादित जो आनंद जिसे हम कहते हैं, वो आनंद प्राप्त होता है कार्यों से। मुझे ये 9 पार्ट पढ़ने के बाद ये अर्थ स्पष्ट हुआ है। अब आगे से देखते हैं। ना ठीक बात है, ये अनुभव की बात है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है और थ्योरी में जाने का हमारा कोई मतलब भी नहीं है। तो हम अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं, प्रकाशमय केंद्र। हाँ वो छोटा भी है, आप पढ़िए।
9वां दिन इस शक्ति में प्रकाश था जो एक केंद्र से आ रहा था। केंद्र से हटने पर ऊर्जा का विघटन हुआ, जबकि उसके एकीकरण और उत्क्रांति में प्रकाशमय केंद्र कार्यरत होता रहा। ये 2 पॉइंट है। पहले सुधीर भाई इस पे कुछ अब बाकी का भी पढ़ लीजिए। पढ़ ले। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब मैंने देखा कि प्राचीन लोग सूर्य देवता को पूजते थे, और मैंने जाना कि जबकि कुछ लोग अंतरिक्ष के इस देवता को इसलिए पूजते थे कि वह धरती और प्राकृतिक को जीवन देता था, अन्य लोग इसी आलीशान काया में किसी उच्चतम वास्तविकता का प्रतीक देखते थे। उसके बाद का पैराग्राफ है, कुछ और थे जो इससे भी आगे बढ़े और उन्होंने इस केंद्र के अनगिनत उपहार पाए। ये उपहार जो अंतः प्रेरित थे, वे कई बार आग की लपेटों की तरह अबरतिए हुए, तो कभी प्रकाशमय गोले की तरह उनका आगमन हुआ, और कभी अन्य समयों में जो भय से आस्था रखते थे उनके सामने जलती हुई झाड़ियां की तरह दिखाई। यहाँ सिरो बात कर रहे हैं एक प्रकाशमय केंद्र की, एक ऐसा केंद्र जो पूरी तरह से प्रकाशमय है। उन्होंने कहा कि इस शक्ति में प्रकाश था, जो वो आंतरिक शक्ति की बात कर रहे हैं। उन्हें अनुभव हुआ कि इस शक्ति में प्रकाश था और वो एक केंद्र से आ रहा था, और जब वो प्रकाश केंद्र से हटता था तो जो शक्ति है, जो उसकी ऊर्जा है, उसका विघटन हुआ, और जबकि उसके एकीकरण और उत्क्रांति में प्रकाश में केंद्र कार्यरत होता रहा। तो ये प्रकाश एक केंद्र से आता है। और उन्होंने कहा कि मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब मैंने देखा कि कुछ लोग, प्राचीन लोग, भूतकाल में सूर्य देवता की पूजा करते थे, आज भी करते हैं। और मैंने जाना कि कुछ लोग इसे, अंतरिक्ष के इस देवता को इसलिए पूजते थे कि वह धरती और प्रकृति को जीवन देता था। जो रोशनी आती है उससे जो जीवन मिलता है हमें और प्रकृति को, इसलिए कुछ लोग उसे पूजते थे। और कुछ लोग इसमें, इसकी आलीशान काया में किसी उच्चतम वास्तविकता का प्रतीक देखते थे कि यहाँ वही, जैसे सूर्य को जो लोग मानते हैं कि सूर्य ही जीवन है, सूर्य ही प्रकाश है, सारी चीज हम लोग तो भारत में अच्छी तरह जानते हैं इन चीजों को। अभी छठ त्योहार हुआ है। और कुछ लोग इससे आगे भी बढ़े तो उन्होंने इतिहास से जो उदाहरण दिए हैं कि कुछ लोगों को सूर्य से उपहार मिले, आग की लपटों के रूप में मिले, झाड़ी में आग लग गई वहां से मिले। तो इस तरह से वो सूर्य को प्रकाश का केंद्र मानते हैं कुछ लोग। तो उन्होंने शक्ति के केंद्र की बात करी। ये इस चैप्टर में बताया गया। दीदी केंद्र है उसके बारे में स्पष्ट है। अरुण जी, अरुण भाई कुछ साझा करेंगे अपने अनुभवों को? बात तो बहुत परफेक्ट है कि आदमी एक ही चीज को अपने देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार उसकी विवेचना करता है। कुछ लोगों ने उसको अपनी शक्ति का केंद्र माना, कुछ लोगों ने उस पर अपनी आस्था रखी, आध्यात्मिक तौर पे उसे देखा,
और कुछ लोगों ने माना है कि सूर्य से हमें रोशनी मिलती है और दिन हो जाता है धरती पे और हम कुछ देख पाते हैं। वहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे अभी देखिए हमारे यहाँ छठ पर्व गुजरा है, जी हम लोगों ने सूर्य को सृष्टि का, ये जो अपना अपनी अब धरती है, धरती पे सृष्टि का उनको केंद्र माना। और ये सच भी है कि उन्हीं की बदौलत ये धरती है और धरती के तमाम जीव जंतु हैं। धरती पे हरियाली, धरती पे बारिश, सब उन्हीं की देन है। तो सभी अपने अपने ढंग से एक ही चीज की विवेचना करते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। बिंदे भैया, बिंदे भाई, बिंदे भाई। कि हाँ हाँ ये हाँ, कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, शरीर में एक ऊर्जा जिसका जो शारीरिक भंडारण होता है ऊर्जा का, ये ऊर्जा जो है सो इसका जो है सो किस तरह माने किस दिशा में उपयोग हो, तो इसमें जो है सो विभिन्न विविध तरह की जो है सो अपने अपने जो है सो विचार है, उसका विघटन किस तरह से हो रहा है। सूर्य भी एक ऊर्जा का प्रतीक है और हम लोग जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, ठीक ये उसी दिशा में जो है से ये ऊर्जा का किस तरह से सही रूप में जो है उसका विघटन हो, उससे सही रूप में हम कैसे अपने आप में जो है सो उसका सदुपयोग करें। तो इस भावार्थ से मुझे यही सब प्रतीत हो रहा है। ठीक है। हाँ, सुधीर भाई और कुछ इसमें? मेरे ख्याल में ये अनुभव करने का ज्यादा काम है बात करने से अधिक, तो इसलिए हम लोग इसको यहीं पर पूरा करते हैं। और मैं चाहूंगा रमेश जी कि आज जो छोटा जो आस्किंग है वो आप कराएं, मैं इसको शेयर कर देता हूं ताकि मेरे गले का असर दूसरों पे ना पड़े। हाल एक जैसा ही है सुधीर भाई, चलिए ठीक है। हम सभी साथी अपने माइक को म्यूट कर लें ताकि कोई दूसरी आवाज हमें परेशान ना करे। एक छोटा सा संक्षिप्त प्रार्थना कहें या सेरेमनी कहें, जो भी कह लें, एक छोटा सा प्रार्थना ही सही हम लोग करते हैं अपने जीवन के भाग दौड़ के इस परिस्थिति में। तो ये छोटा सा है और थोड़ी देर में ही ये काम शीतलीकरण का हो जाता है, इसीलिए इसे हम जो दोहराते हैं हम अपने साथियों के साथ। सब अपने अपने आंखों को बंद करके एक हाथ अपने हृदय पे रखें। एक गहरे श्वास के साथ कल्पना करें कि आप इस हवा को अपने दिल में ले जा रहे हैं। फिर अपने और अपने सबसे प्रिय लोगों के लिए पूर्ण शक्ति के साथ विनती करें। पूरी मजबूती से विनती करें कि जीवन में विरोधाभास लाने वाली हर एक चीज आपसे दूर रहे।
अपने जीवन में एकता के लिए विनती करें। इस संक्षिप्त प्रार्थना, संक्षिप्त विनती पर अधिक समय ना लगाएं। क्योंकि अपनी दिनचर्या में केवल पल भर का हस्तक्षेप पर्याप्त होगा। अपनी अंतःकरण की गहराइयों के उस संपर्क से आपकी भावनाओं और विचारों के स्पष्टीकरण के लिए आपकी यह प्रार्थना जब भी हो जाए तो आप जुड़ सकते हैं। शांति, शक्ति और आनंद सभी के लिए। शांति, शक्ति और आपके लिए भी आनंद सभी के शांति, शक्ति और आनंद। आपके लिए भी। तो आज का समय हमारे पास वैसे 8 मिनट बचा हुआ है। अगर हम चाहें तो अपने 8 मिनट का सदुपयोग सभी लोग कर सकते हैं। आपसी चर्चा, परिचर्चा और अपने जो हमने सीखा है उसको साझा कर। 8 मिनट का यही सदुपयोग हो सकता है।